इसमें किया था उसे निभा लिया गया है। यानी कि सीएए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो अब जारी हो चुका है। मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आरसीए आखिर है क्या, और इससे 2024 लोकसभा चुनाव से इसका ठीक पहले आना अब किस ओर इशारा करता है, और इसके कुछ ऐसे पहलू जिस पर बहुत राजनीति होती रही है, इन सब पर विक्रांत हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीए लागू होकर रहेगा, वो हो चुका है। आप सबसे पहले बताइए इसे कैसे देखा जाए। देखिए, बिल्कुल 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी के ये था कि सीए को लाएंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सामने वायदा किया था, और जब वो चुनाव में गए थे 2014 के बाद 19 में, तो एक बड़ा मैंडेट मिला था। 2014 से भी बड़ा मैंडेट 2019 में मिला था। 19 के घोषणा पत्र में ये था कि सीए लेकर आएंगे। सीए हालांकि कुछ समय पहले आना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी भी हुई। इस बात को गृह मंत्रालय ने भी कहा कि कोरोना के कारण जो रूल्स नोटिफाई करने थे उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि देश की प्रायोरिटी उस समय दूसरी थी। एक बड़ी कोरोना की लहर देश ने देखी, उससे देश को बाहर निकाला गया, और अब सीए के रूल नोटिफाई कर दिए गए हैं। और इस रूल के नोटिफिकेशन होने के बाद अब सीए के लिए जो भी पात्र लोग होंगे, जो 3 पड़ोसी देशों से जो धार्मिक आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ और वो भारत में आकर जिन्होंने शरण ली है, वो अब जैसे ये रूल नोटिफाई होंगे, पूरा ऑनलाइन पूरा सिस्टम होगा और ऑनलाइन अप्लाई उन्हें, और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। और 31 एक खास डेट जो 31 दिसंबर 2014, ये पहले से ही सरकार ने साफ कर दिया था कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, उनको वही लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार ने एक बड़ा अपना चुनावी वायदा पूरा किया है, और जनता से चुनाव का ये वायदा करके वो मैदान में 2019 में गए थे। अब जब सामने 2024 का चुनाव है, तो वो वायदा पूरा करके अब मैदान। ठीक है विक्रांत, एक बार फिर से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम और सरल भाषा में समझा देते हैं। 3 मुल्कों का जिक्र है जो मुस्लिम बाहुल मुल्क हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा 6 समुदाय विशेष तौर पर जिसका इसमें जिक्र किया गया है। अब ये कानून, जैसा गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते रहे हैं कि ये कानून आपकी नागरिकता छीनता नहीं है, आपको नागरिकता देता है। तो अब अगर भारत उन लोगों को जो सताए हुए थे, जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ, जो किसी ना किसी रूप में वहां से प्रताड़ित होकर भारत आए, अब उन्हें अगर नागरिकता देने की बात भारत कर रहा है, तो आप बताइए कि इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो इस वक्त सबके मन में भी होगा कि खास तौर पर मुसलमानों के लिए, चूंकि इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया और इस संदर्भ में कैसे इसको समझा जाए। देखिए, एक चीज पहले बिल्कुल साफ समझनी चाहिए कि सीए किसी की नागरिकता लेता ही नहीं है। उस पूरे कानून में कहीं भी ये बात नहीं है कि वो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता ले सकता है। वो नागरिकता देने का कानून है। और जो 3 देशों की बात अभी आपने की रवीना, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश शामिल है। 6 धर्म शामिल किए गए हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इन देशों में माइनॉरिटी है, जिसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ईसाई है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि इनको जो पुनर्वास और जो कानूनी अड़चने हैं इनकी नागरिकता में, उसे दूर करने का ये एक कानूनी प्रावधान बनेगा। सीए किसी की नागरिकता लेने का, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, राजनीतिक लाभ और हानि को देखते हुए लोग राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन कहीं से भी सीए से किसी भी भारतीय नागरिक जो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता पर कभी कोई असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश ने शाहीन बाग देखा, एक बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ, लोगों को उस समय भड़काया भी गया, कई तरह पूरा इलाका हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस के नजरों के सामने वहां पर लोग बैठे रहे, नारेबाजी चलती रही, हंगामा बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, क्योंकि सीए ये एकदम साफ, बिल्कुल सभी दर्शकों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि सीए किसी की नागरिकता लेने का अधिकार कानून नहीं है, बल्कि ये जो माइनॉरिटीज जो वहां से प्रताड़ित होकर और धार्मिक आधार पर उनके साथ प्रताड़ना हुई हो, ये भी जरूरी क्लॉज है कि उस कारण वो अपना मुल्क छोड़कर, वहां से मुल्क छोड़कर यहां पर आए। और एक और बड़ा कारण कि ये कहा गया कि हिंदुओं को इसमें क्यों शामिल किया गया, तो ये सरकार का और बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये साफ कहना है कि दुनिया में कई धर्मों के अलग अलग कई देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर जाकर के वो शरण ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो आपने कही, उसी को और मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो सीए का मतलब ये है कि
तीन वो मुल्क जो मुस्लिम बाहुल मुल्क हैं, यानी कि उनके जो बहुसंख्यक हुए वो मुसलमान हो गए। अब जो 6 समुदाय हैं अल्पसंख्यक रखा गया है। पहले तो ये समझ जाइए कि वो मुस्लिम इसीलिए भी नहीं है क्योंकि भाई इन 3 देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक थोड़ी हो सकते हैं। वहां उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न भी नहीं होगा। और अगर बहुसंख्यक वहां पर अगर अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात है, जो 6 समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटीज जिन्हें कहा जाता है, तो वो मुस्लिम मुल्क में मुसलमान थोड़ी ना कोई वो हो जाएंगे। तो फिर इस पर भ्रम आखिर कैसे फैलाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सीए का जो कानून है वो धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न हुआ इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटीज का, उनको नागरिकता देने का कानून है, जिन्होंने भारत में आकर शरण ली है। 31 दिसंबर 2014 ये तारीख है। इस तारीख तक जिसने भी यहाँ पर आकर शरण ली है उसको भारत की नागरिकता देने का कानून है। और एक बात समझिए कि ये जो तीनों मुस्लिम देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो तीनों इन देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न मुसलमान का नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। वो अपने देश में बाकी चीजों से परेशान हो सकते हैं, गरीबी से, भुखमरी से, बाकी चीजों से, लेकिन धार्मिक आधार पर कि मुसलमान होने के कारण उन पर अत्याचार कोई करेगा, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस कारण से इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देश में निश्चित तौर पर कई राजनीतिक दलों ने एक भ्रांतियां बनाने की कोशिश की, वो भ्रांतियां फैली भी। हमने देखा कि शाहीन बाग में बड़ा चला, पश्चिम बंगाल में बड़ा आंदोलन चला। अभी भी पश्चिम बंगाल की सरकार ये कह रही है कि रूल नोटिफाई होने दीजिए, हम एक बार उसे देखेंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नफा नुकसान जरूर तोला जा रहा है, लेकिन इसमें सीए किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। एक तरह से समझना होगा कि जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित होकर भारत में आए हैं, उन लोगों की सांस्कृतिक और जो सामाजिक पहचान है उसकी रक्षा करने का ये कानून है कि जो उन लोगों के वो जो माइनॉरिटी लोग हैं वहां पर उन देशों के, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जा सके जो उनके देश में सुरक्षित नहीं थी। तो इस कारण ये कानून लाया जा रहा है। अच्छा, और एक और बात जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, ये भी समझ जाइए कि एक वादा तो सीए का था, लेकिन ये सीए एनआरसी को लेकर भी, और ये भी माना जाए कि सरकार इसको लेकर भी काम कर रही है। आने वाले समय में एनआरसी को लेकर भी हमें कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि एनआरसी के कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके जरिए ये तय होगा कि आप इसमें आ रहे हैं, उस पैरामीटर्स को आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो अब एक भ्रम ये भी है कि अगर सीए से आप बच गए तो एनआरसी से फिर आपकी क्या नागरिकता चली जाएगी क्या? इसको लेकर कैसे क्लियर किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये भ्रम है, क्योंकि सीए को लेकर के भी पहले भ्रम फैलाए जा रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि सीए में किसी का भी अधिकार लेने की बात नहीं है। केवल जो 3 माइनॉरिटी मुल्क हैं, 3 ऐसे मुल्क जो मुस्लिम बहुल मुल्क हैं, उन 3 देशों के माइनॉरिटी के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के, उनके धार्मिक, उनके सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करने का ये अधिकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अभी आप देखिए मजनू का टीला दिल्ली में जाकर देखिए, इसके अलावा तमाम जगह हिंदुस्तान में अलग अलग जगह वो लोग कैंप में रहते हैं। अभी तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते, वो अपना घर नहीं बना सकते, तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे भी महरूम रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। और एक बात ये समझिए कि इससे इन जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं, उन मुल्कों में माइनॉरिटी के लोग, इनके आर्थिक, व्यवसायिक, फ्री मूवमेंट, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब चीजों, इन सब अधिकारों की रक्षा होगी, उन्हें ये सब अधिकार मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर देश के नागरिक के बराबर अधिकार उनको देना निश्चित तौर पर एक ये मानवता की दृष्टि से भी एक बड़ा कानून है। और केवल ये एक राजनीतिक तौर पर कह देना कि इससे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है, आखिर वो क्लोज कहाँ पर है इस पूरे कानून में, ये दिखाना चाहिए जो भी इसको लेकर आरोप लगाते हैं। और कई बार राजनीतिक तौर पर भ्रम की स्थितियां बनाई जाती हैं, तो इस मामले में भी ऐसा किया गया और एनआरसी के मामले में भी वैसा किया गया। हालांकि एनआरसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा और उसके जब रूल्स आएंगे तब आपको सारी चीजें साफ होंगी कि उसमें क्या क्या है। लेकिन सीए को लेकर जो भ्रम बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें साफ ये कहा गया है कि जो 3 बड़े मुस्लिम देश हैं, हमारे पड़ोस वाले, जहां के लोग भाग करके किसी तरह यहां पर आए अपने धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर, तो उनके अधिकारों की एक रक्षा की जा सके। बीजेपी ने अपना चुनावी वायदा किया था ये 2019 में, 2024 के चुनाव में जब मैदान में जा रहे हैं उससे पहले वो अपना वायदा पूरा कर रही है, क्योंकि जनता से ये वायदा करके बीजेपी को वोट मिला था। मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ होता है जिसके आधार पर वो जनता से वोट मांगते हैं। तो बीजेपी ने एक तरह से कहा जाता है कि राम मंदिर को लेकर आप देखिए, राम मंदिर के लिए बीजेपी ने हमेशा
हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में उसको जगह दी है। तो जब राम मंदिर बना उसके लिए एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने किया, शुरुआत किया, जनसंघ, आरएसएस, तमाम संगठनों ने, बीजेपी ने कभी भी उसको, उस समय राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ता था इस कारण, लेकिन बीजेपी ने कभी अपने एजेंडे से वो अलग नहीं हुई। अब सीए, इसी तरीके से सीए भी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था और उसे पूरा करके अब वो जनता के सामने, जनता की अदालत में जा रहे हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 विक्रांत बहुत करीब है, तो अब एक बार फिर से जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम बता दें कि कुछ बड़े ऐसे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किए हैं वो अब पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे अब देखिए ऐसे टिकमार्क लगता है होता जा रहा है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी मैनिफेस्टो में बार बार कहती थी वो हो चुका है, 370 की बात कही जाती थी वो हो चुका है, सीए को लेकर जो वादा किया गया वो निभाया गया, एनआरसी को लेकर हो सकता है आने वाले समय में कुछ हमें देखने को मिले। एक सवाल ये भी है, जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं वो भी कई मर्तबा ये सवाल पूछते हैं, जिन 3 मुल्कों का हम जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अब ये भी सच है कि कई सारे ऐसे मुस्लिम वहां के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, चाहे उनका कारण कोई और हो सकता है। तो अब सरकार के पास क्या इसको लेकर प्लान है कि उन लोगों का क्या, क्योंकि उनको तो शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यक तो है ही नहीं, तो अब सरकार का क्या उनको लेकर भी कोई प्लान होगा, क्योंकि कई कंडीशन में उनको भी कैसे नागरिकता मिले, वो भी अपनी जमीन क्या खरीद पाए किसी भी रूप में, या फिर उनको देर सवेर ऐसा माना जाए कि भाई जब वहां पर हालत सही हो जाएंगे तो उनको वहां जाना ही होगा। देखिए एक चीज समझिए कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है इस तरीके के मामलों में। और अगर कोई पाकिस्तान से मुस्लिम भी हिंदुस्तान में आया है तो इस तरह के उदाहरण है कि उनको यहाँ की नागरिकता दी गई है, लेकिन उसके लिए उसको सीए में शामिल नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग से नियम है, आपको भारत सरकार के पास आवेदन करना पड़ता है। और भारत सरकार तमाम चीजों को देखते हुए कि आपके साथ क्या कंडीशन रही है, क्या किस कारण से, किस आधार पर आप नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को देखने के बाद भारत सरकार इस तरीके का फैसला लेती है। तो ये कह देना कि केवल मुस्लिम को इससे बाहर किया गया है, अगर कोई मुस्लिम अपने नागरिकता के लिए, इन देशों से आया हुआ कोई मुस्लिम अपनी नागरिकता के लिए भारत सरकार के पास आवेदन करता है तो उसके लिए अलग से नियम है। लेकिन ये क्योंकि कानून जो है वो केवल धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों के लिए था, जो इन तीनों मुल्कों में जो भी धार्मिक उत्पीड़न का पीड़ित है उसको नागरिकता देने का कानून था, तो इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका बेस, इसकी जो बुनियाद है वही बनी है कि धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को नागरिकता देना। तो किसी भी मुस्लिम देश में, या फिर इसे इस तरीके से भी सोचिए, सिर्फ मुस्लिम क्यों, किसी हिंदू देश में हिंदू परेशान नहीं हो सकता, किसी ईसाई देश में, हालांकि तीनों क्योंकि घोषित तौर पर, ये लॉजिक ही है जो थोड़ा समझना होगा। बिल्कुल, भारत जो है वो एक कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जो तमाम अपने धर्मों के लोग यहाँ पर बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन ये तीनों मुल्क, ये मुस्लिम बहुल देश हैं और मुस्लिम कंट्रीज ये अपने आप को कहते हैं, तो वहां पर जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न लोग हैं उनके लिए कोई और चारा हिंदुस्तान के अलावा कोई और चारा नहीं है। और हिंदुस्तान ने ये जो कानून बनाया है पूरी तरीके से मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया।